हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ना है तुलनात्मक प्रविधि यानी मैथड्स को। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ विधियां हैं, जैसे कि पहला आता है आपका प्रयोगात्मक विधि, यानी जिसे प्रैक्टिकल भी मेथड कह सकते हैं। इसमें हालांकि सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस में इस विधि का यूज़ बहुत कम किया जाता है, परंतु इस विधि के द्वारा, इसका प्रयोग के द्वारा एक ऐसा प्रारूप तैयार होता है जिसका प्रयोग अधिकतर जो है तुलनात्मकवादी या अध्ययनकर्ता जो है करना चाहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो प्रविधि द्वारा या प्रयोगात्मक विधि द्वारा जो है दो परिस्थितियों के बीच में कार्य कर संबंध स्थापित करती है। बेसिकली इसके द्वारा कि दो परिस्थितियाँ हैं, उनके बीच में किस प्रकार से फंक्शन है, उन चीज़ को देखते हैं या क्या कह सकते हैं वो एक दूसरे को किस प्रकार इफेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ दूसरे शब्दों में भी यही कहा गया है, इसका उद्देश्य ये स्थापित करना है किस प्रकार एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति को जन्म देती है या किस प्रकार से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि यदि हमें जानना है, हमें यह अध्ययन करना है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से अंग्रेज़ी क्यों बोलते हैं यानी इंग्लिश क्यों बोलता है, तो उसके लिए हमें जो होता है अध्ययन करते वक्त हम उनके उसको प्रभावित करने वाले जो जो इफ़ेक्ट्स हैं या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्षमता जिसे कहते हैं, उन कारकों का जो होता है अध्ययन करेंगे। जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा सीखने की क्षमता, ठीक है, आसपास का परिवेश की खोज करनी होगी ताकि हम ये पता लगा सकें कि वो बच्चे क्यों इस प्रकार अलग अलग तरीके से भाषा अलग अलग बच्चे क्यों अलग अलग ढंग से इंग्लिश बोलते हैं, क्यों। ठीक है, और इस अध्ययन के द्वारा व्यक्ति इन सभी कारकों पर जो है इस प्रकार किसी कुछ कारकों पर या इन कारकों पर या इनमें से किसी एक कारक पर अध्ययन कर सकता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है बेसिकली का प्रयोग करके अध्ययन करता अपनी खोज को सामान्य निष्कर्ष निकालता है, जिसके द्वारा एक बेसिकली कॉमन कंक्लूजन निकलता है जिसमें पता चलता है हमें क्या चीज़ हो रही है और इससे पूर्व किए गए अध्ययन से तुलना की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें जानना है कि दो बच्चे अलग अलग ढंग से इंग्लिश क्यों बोलते हैं, तो हम उनके कॉम्पोनेंट्स को, जो भी कॉम्पोनेंट्स, परिवेश होगा, पृष्ठभूमि हो गई, सामाजिक परिवेश होगा, इन सब का अध्ययन करने के पश्चात जो होता है हम अपने जो पूर्व में हमने किया अध्ययन है या किसी और ने किया है, ठीक है, उस स्टडी को कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार, क्यों और किस लिए, किस वजह से उस परिस्थिति ने इस परिस्थिति को प्रभावित किया और बच्चे आज क्यों अलग अलग ढंग से इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली क्या होता है, किसी मामले का अध्ययन को करना ही जो होता है या किसी भी केस को अध्ययन करना, स्टडी करना ही केस स्टडी होता है। हालांकि केस स्टडी जो होता है कोई प्रविधि तुलनात्मक रूप से नहीं है, परंतु इसके द्वारा जब हम केस स्टडी करते हैं तो इसके द्वारा एक आंकड़े प्रस्तुत होते हैं जिसका प्रयोग करके या जिससे सामान्य परिक्षेपण या परिवेषण जो होता है ये बेसिकली का आधार बनता है, बेस बनता है, जिसका प्रयोग करके जो होता है एक मामले को दूसरे मामले से तुलना की जा सकती है और सामान्य व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है, इस चीज़ ने ये चीज़ की। ठीक है, तो इन मामलों के आधार अध्ययन द्वारा जो है अलग अलग ढंग से विशिष्टता और विवेचना विचलन असामान्य जो होते हैं मामले सामने आ सकते हैं जब हम केस स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल केस स्टडी के लिए आप ले लीजिए कि कोरोना के लिए हमने केस स्टडी की। ठीक है, कोविड आया, कोविड किस प्रकार से आया, क्यों आया, क्या क्या रीज़न थे। ठीक है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं किसी और ने कोविड पे अध्ययन किया होगा, उसने केस स्टडी करके अपनी केस स्टडी बनाई होगी। ठीक है, एक कंक्लूजन निकाला होगा, जब हमने उसके कंक्लूजन को पढ़ा, अपने कंक्लूजन को पढ़ा, उसके बाद हम तुलना कर सकते हैं ना कि हमारे बीच में क्या क्या सेम है, क्या चीज़ हमने कॉमन बात बताई है या क्या चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, केस स्टडी, और उसके थ्रू जो है एक अलग सी चीज़ें हाईलाइट की जा सकती है, मेन पॉइंट। ठीक है, तो ये केस स्टडी होता है। इसका उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जो तुलनात्मक अध्ययनकर्ता होते हैं कि उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो इस प्रश्न की बजाय कि स्वीडन और अन्य जितने पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, उनमें समाजवादी पार्टी की क्यों नहीं है, उसकी जगह खोज करने की जगह ये खोजें कि अमेरिका जैसे देश में जो है समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है। पश्चिमी देशों में तो समाजवादी पार्टी है ना, लेकिन अमेरिका जैसे पश्चिम देश में, वेस्टर्न कंट्री में क्यों नहीं समाजवादी पार्टी। तो इसके अध्ययन पे हम जब करेंगे तो हमें पास्ट में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐतिहासिक प्रविधि एक है, उसका भी यूज़ करना पड़ेगा, उसके द्वारा जो है हम फिर अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है क्यों नहीं है पास्ट में। ठीक है, अब आता है तीसरी जो आपकी प्रविधि है वो सांख्यिकी प्रविधि। सांख्यिकी प्रविधि नाम से भी जैसे पता चल रहा है, इसमें संख्या का प्रयोग किया जाता है। इस प्रविधि के द्वारा जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसमें मापे जाने वाले वो परिवर्तनीय कारकों का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तनीय कारक का मतलब होता है जो चेंज किए जा सकते हैं, जो अपडेट किए जाते हैं नंबर ना, डेली हर साल में जो अपडेट होते हैं नंबर, उनका यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर जब हम
सांख्यिकी प्रविधि का यूज़ कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मतदान करने वालों का रुझान, सार्वजनिक खर्चा किस प्रकार था, या राजनीतिक दल कितने सक्रिय थे उस टाइम पे, या 2010 में, 2023 में, 2002 में कितने सक्रिय थे, ठीक है। मतदान करने वालों की संख्या कितनी थी, शहरीकरण क्या था, जनसंख्या कितनी थी, उन सब के कारकों का प्रयोग करके आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं सांख्यिकी प्रविधि। इनमें प्रयोग की जाने अनेक परिवर्तनीय कारक और उनके संबंध का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें ठोस, स्पष्ट व सटीक आंकड़े ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर आपके पास ठोस आंकड़े नहीं है, सटीक नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर, तो आप प्रविधि नहीं कर सकते, आपका फिर वो फॉल्स में गिना जाएगा, वो फिर सही नहीं माने जाते, ठीक है। परिवर्तनीय कारक में ताकि संख्या दिखा के जो है, अगर हमारे पास सही और स्पष्ट आंकड़े हैं, सटीक, कि हाँ भाई 2002 में या जब भारत आज़ाद हुआ था तब में 1951 या 52 के बीच में जब चुनाव किए गए थे, प्रथम आम चुनाव, ठीक है, जनरल इलेक्शन किए गए थे, उस टाइम 17 करोड़ 3 की आबादी की जनसंख्या ने जो था मतदान किया था। क्या आंकड़े हैं मेरे पास कि मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। तो एक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास सोर्स होना चाहिए, परिवर्तन कारक होना चाहिए, जिसके द्वारा पर हम कह सकें। और आज के टाइम पे कितने लोग मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोटिंग में, वो चीज़ हमारे पास एक आंकड़ा, एक डेटा होना चाहिए, जिसके यूज़ करके हम अपनी बात को क्लियर करें प्रूफ के साथ, ठीक है। और इसके आधार पर जब हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो हम दर्शा सकते हैं समानता और असमानता, कि उस टाइम पे लोगों ने कितना ज़्यादा वोट से या इलेक्शन से रिगार्डिंग, या उनको अपने राइट्स का कोई अवेयरनेस नहीं था, या उनको पता नहीं था कि उनके वोट कितने कीमती हैं, या वगैरह वगैरह बातें, ठीक है। और समानताएं दिखा सकते हैं कि उस टाइम भी लोगों में थोड़ी बहुत, तो ज़्यादा नहीं पर थोड़े लोगों में तो वोट को लेकर अवेयरनेस थी, ताकि वो पार्टिसिपेट करते थे, उन्हें मालूम था क्या चीज़ थी उस टाइम, राजनीतिक दलों में क्या समानताएं थी, वो क्यों पार्टिसिपेट करती थी, क्या हित थे, ठीक है। परिवर्तनीय कारकों का एक साथ अध्ययन करने से संबंधों की व्याख्या करना आसान हो जाता है। संबंधों की यानी कि हमारे जो तथ्य हैं, हमारी जो बातें हैं, कॉन्सेप्ट, उनको क्लियर करना बहुत ईजी हो जाता है। सांख्यिकी प्रविधि के इस्तेमाल से जो है लंबी अवधि से जब हम सांख्यिकी प्रविधि को यूज़ करते हैं, एक बहुत लंबे टाइम का डेटा यूज़ करके हम अपना अध्ययन करते हैं, तो इस टाइम जो है हमारी भविष्यवाणी करना, यानी कि हम प्रेडिक्ट करना किसी चीज़ को, या पद्धति व्याख्या करना बहुत आसान हो जाता है, साधारण तौर पे कहा जाए तो, ठीक है। उदाहरण के लिए मतदाताओं के मत देने की उपस्थित संख्या, आयु वर्ग, सांख्यिकी तालिका का विश्लेषण, और या फिर उम्र, राजनीतिक भागीदारी में के संबंध में व्याख्या करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अगर बात की जाए निष्कर्ष में, कि 25 से 30 वर्ष की जो आयु की मध्यवर्गीय महिलाएं हैं, वो विकासशील देश की अपेक्षा जो होता है पश्चिम देशों में अधिक सक्रिय होती है। यानी कि भारत जैसे देश जो विकासशील हो रहे हैं, विकसित होने की राह पर हैं, उनकी अपेक्षा जो है पश्चिम देशों की महिलाएं जो हैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में पार्ट लेती हैं, मतदान करती हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो है वो अपने राष्ट्र के विकास में एक अहम भूमिका देती है अपने मतदान के थ्रू, ठीक है। ये बेसिकली हम आप कह सकते हो पहला रोल आता है जब इलेक्शन के टाइम पर, ठीक है। चाहे हम इनडायरेक्टली उसमें पार्ट ले रहे हो ना ले रहे हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन हम जब पार्ट करते हैं, हम वोट देते हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसमें डिटेल वाइज बात करेंगे कभी और, अभी इतना नहीं जाएंगे, इतना वीडियो लंबी हो जाएगी, छोड़िए। इस प्रकार जो है इस प्रविधि का ये फ़ायदा है कि अनेक परिवर्तन कारकों को जब हम समेटते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, तो एक बहुत वृहद, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड कह सकते हो, डिस्क्राइब करते हैं हम हर चीज़ को, ठीक है। और संबंध में बड़े आंकड़े और वर्गीकरण किए जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अंतिम और आखिरी जो प्रविधि हमारे पास हुआ है, विषय केंद्रित तुलना। विषय केंद्रित तुलना में क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है विषय केंद्रित, इस पर किसी विषय को केंद्र करके तुलना की जाती है, ठीक। इसी प्रकार जो होता है इस प्रविधि में थोड़े देशों को लिया जाता है, और उन थोड़े देशों में जो होता है उनके कुछ कॉन्सेप्ट को, हर एक तथ्य को, हर एक पक्ष को नहीं ध्यान दिया जाता, अपितु जो तो कुछ ही पक्ष को ध्यान में दिया जाता है, कॉन्सेप्ट को, और उन पक्षों को ध्यान में रखकर जो है उनके बीच में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि दो देशों के सभी पक्षों पर विचार नहीं किया जाएगा, बजाय इसके कि राजनीतिक बात की जाए तो राजनीतिक में ही बात की जाएगी, तुलना की जाएगी। इस प्रविधि द्वारा जो है विभिन्न देशों में मौजूद सार्वजनिक नीति, ठीक है, किस प्रकार सफल रही, किस प्रकार असफल रही, उसका तुलना की जाएगी। और इसमें जो होता है बेसिकली दो युगित तुलना का अंतर बताया गया है लिपस्टैट द्वारा, जैसे अस्पष्ट और सुस्पष्ट। अस्पष्ट दोहरी में क्या होता है, तुलना में अध्ययनकर्ता जो होता है, तुलनात्मक अध्ययनकर्ता, वो अपने देश के अंतर्गत ही जो होता है तुलना करता है, संदर्भ में, कि भारत का ऐसा हुआ, भाई भारत का ये हुआ, भारत के साथ चीन का आक्रमण, भारत का चीन के साथ संबंध, ये सब। तो जब कभी भी अपना तुलनात्मक अध्ययन करेगा, वो भारत को जरूर संदर्भित करेगा, ठीक है। ये भारत के अंतर्गत ही अपने राज्यों के साथ संदर्भ करेगा, ठीक है, अध्ययन करेगा। वहीं जो है अगर बात की जाए सुस्पष्ट तुलना में, तो दो देशों
की तुलना की जाएगी, चाहे वो भारत हो, चीन हो या कोई और देश हो, अमेरिका, यूरोप, इज़राइल, कोई भी हो, उनके साथ जो है तुलना की जाएगी। खास करके उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास भारत और चीन है, जहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर या नीति को लेकर या उनके विकास को लेकर किस प्रकार क्या क्या नीति की गई, क्या क्या कार्य किए गए, गतिविधियाँ, ठीक है, क्या योजनाएं बनाई गई, उन सबको लेकर अध्ययन किया जाता है। बेसिकली ये जनसंख्या को नियंत्रण करके हमने एक पॉइंट लिया, एक पक्ष लिया कि किस प्रकार पहले तो दोनों देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब दोनों देशों के पास जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ये उनकी समस्या भी है। ह्यूमन रिसोर्स तो आप देख रहे हो वो पॉजिटिव साइड वो अलग है, जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास लैंड कम है, तो वो एक अलग है ना, बेरोजगार वगैरह सब, वो एक पॉइंट अलग है, नेगेटिव पॉइंट में चल जाएगा। पर आगे हम बात करते हैं तो किस प्रकार से दोनों देशों की सरकारें क्या काम कर रही हैं इनको नियंत्रण करने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का संदर्भ में जो दोनों देशों का अध्ययन किया जा सकता है, किस प्रकार दोनों ने आधुनिकीकरण को अपनाया, क्या प्रक्रिया की, ठीक है। हालांकि इससे दोनों देशों का समानता अध्ययन किया जा सकता है और इनके संबंधों की गूंज जो थी इस अध्ययन में कम होती है, ठीक है। इनमें हम इनके ये नहीं डिस्क्राइब करते कि किस प्रकार दोनों के संबंध है, खटास है, मिठास है, कुछ भी हो, फ्रेंडली है नेचर या वो नहीं देखते, बस इनके संबंध, हम जो पक्ष को उठाया उस पक्ष पे लेकर हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज के कुछ टॉपिक, 4 या 5, ठीक है, प्रविधियाँ जिनका यूज़ करके हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी तक, तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए।